देख सकते हैं, इनफैक्ट देख चुके हैं और बहुत विस्तार से कोवलेंट बॉन्ड की चर्चा करी है। बट डू यू नो कि आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड में बहुत कुछ ऐसा तड़का है जो भी बाकी है। अब क्या बाकी है? अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। देखिए, क्या आप एक बात का अनुमान कर सकते हैं कि जो ये कहा भी जाता है, जो है वो नहीं है और जो नहीं है वो है। क्या बकवास है ये? क्या मतलब इस बात का? एक्चुअली जिसको हम आयनिक कहते थे, वो एक्चुअली प्योरली आयनिक नहीं होता। जिसको कोवलेंट कहते थे, वो प्योरली कोवलेंट भी नहीं होता। क्यों? आयनिक बॉन्ड का क्या मतलब था? आयनिक बॉन्ड का मतलब कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक से इलेक्ट्रॉन निकले, दूसरे में चले गए और हमने कहा जी आयनिक बॉन्ड बन गया। और कोवलेंट बॉन्ड कौन सा था? दो एटम्स थे, उन्होंने कहा हम इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे और शेयर इलेक्ट्रॉन को बीचों बीच रखेंगे, तो वो शेयर इलेक्ट्रॉन को बीचों बीच रख देते हैं और बस कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, अब जरा आयनिक बॉन्ड के दर्शन कीजिए। मान लीजिए हमारे पास एक लिथियम है, छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा लिथियम, और उसने मान लीजिए ब्रोमाइड को या ब्रोमीन को एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। आपके पास क्या है? आपके पास है एक लिथियम कैटायन, हाँ जी, और आपके पास क्या है? आपके पास है एक ब्रोमाइड एनायन। ये प्लस क्या है? प्लस तो न्यूक्लियस है, उसके अलावा उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी होगा ऑफ कोर्स, है। अब क्या आप एक बात और देख सकते हैं क्या, कि ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इसमें इलेक्ट्रॉन है, हाँ जी, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, बिल्कुल, और नेगेटिव चार्ज उसके न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड है क्योंकि न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज था, हाँ जी। तो भाई इलेक्ट्रॉन को तो कोई भी पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा, बिल्कुल। तो यहां भी तो पॉजिटिव चार्ज है। कहां पे? यहां पे कैटायन की तरफ। तो वो कैटायन की तरफ भी आकर्षित होंगे, अट्रैक्ट होंगे। हाँ, कुछ तो होंगे। अगर वो कुछ भी अट्रैक्ट होंगे तो क्या आप देख सकते हैं कि हल्का सा खसक कर वो कैटायन की तरफ जाएंगे। बिल्कुल गोल गोल सिमेट्रिक नहीं रहेंगे, हल्का सा कैटायन की और पार्शियल तो रहेंगे यार। ठीक है, क्यों? बेसिक कूलम्बिक अट्रैक्शन है, वो तो है ही सही। अगर वो थोड़ा भी कैटायन की ओर आकर्षित हुए, अगर वो थोड़ा भी कैटायन की ओर आकर्षित हुए, तो क्या आप देख सकते हो कि इस अट्रैक्शन के चलते, क्या आप देख सकते हो कि इस अट्रैक्शन के चलते उनकी दोनों न्यूक्लियाई के बीच में रहने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी और ऑपोजिट साइड में रहने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। हाँ, ऐसा होगा तो सही। तो अगर दोनों न्यूक्लियाई के बीच में रहने की प्रोबेबिलिटी कम हो बढ़ गई है और उल्टी साइड में रहने की प्रोबेबिलिटी कम हो गई है, यार ये तो लक्षण कोवलेंट बॉन्ड का था कि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड दोनों के बीच में रहता है, उल्टी तरफ नहीं जाता, बिल्कुल नहीं जाता, तो प्योरली कोवलेंट है। थोड़ा सा भी बीच में ज्यादा रहता है तो कोवलेंट कैरेक्टर तो आ गया है। कैरेक्टर पे बात आ गई, हाँ क्यों नहीं। तो आप ये देखेंगे कि लेकिन आयनिक बॉन्ड में कैटायन तो होगा ही, एनायन भी होगा, एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी होगा, कैटायन पे प्लस चार्ज भी होगा, अट्रैक्शन तो होके रहेगा, इलेक्ट्रॉन तो खसक के रहेगा। तो कितना भी आयनिक बॉन्ड हो, कितना भी आयनिक बॉन्ड हो, कितना भी आयनिक बॉन्ड हो, थोड़ा बहुत तो अट्रैक्शन होगा ही इलेक्ट्रॉन क्लाउड और कैटायन के बीच में। थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन क्लाउड खसकेगा कैटायन की तरफ और थोड़ा बहुत कोवलेंट कैरेक्टर आ जाएगा किसमें? यहां आयनिक बॉन्ड में। तो आयनिक बॉन्ड जिसको हम कहते थे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है वगैरह वगैरह, बड़ा इमोशनल हो जाता था। क्या हम उसमें कहेंगे कि भाई सच ये नहीं है, ये सच का अंश है। पक्का सच तो ये है कि कोई भी बॉन्ड प्योरली आयनिक नहीं होता, उसमें थोड़ा सही सही और कोवलेंट कैरेक्टर तो आ ही जाता है। ठीक है, यही नहीं, अगर आप कोवलेंट बॉन्ड की बात करें तो क्या कोवलेंट बॉन्ड भी ऐसा संत है कि वो प्योरली कोवलेंट है? अम, ये हो सकता है। अच्छा, ये हो सकता है, हाँ। जैसे आपके पास हाइड्रोजन है, अब दोनों हाइड्रोजन के एटम्स हूबहू एक जैसे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक ज्यादा ट्रैक कर ले और दूसरा कम कर ले, तो वो तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बीचों बीच रह जाएगा। ये प्योरली कोवलेंट है। हम कहते हैं ये नॉन पोलर है। क्यों, ऐसा क्यों बोलते हो? मान लीजिए एक दूसरा एटम देखते हैं और ये एटम ऐसा है जिसमें दोनों एटम्स अलग अलग वैरायटी के हैं। मान लीजिए जैसे एक H है तो दूसरा F है। अब क्या होगा? फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट थी, उसका तो काम ही था क्या, राम राम जपना, पराया माल अपना, तो खसका लेगी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, हल्का सा माइनस और हल्का सा प्लस आ जाएगा।
जैसे ही प्लस और माइनस आएंगे, अरे चार्ज आ गया, हाँ प्लस और माइनस चार्ज आ गया, हाँ तो ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन करेगा, यस ये तो आयनिक बॉन्ड में होता था, यस बॉन्ड तो कोवलेंट था लेकिन, हाँ जी तो उसमें एक आयनिक कैरेक्टर आ गया, हम ये कहेंगे। तो जब जब दो अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज के एटम जुड़ेंगे, तब तब हल्का प्लस और हल्का माइनस जरूर आएगा, और यदि प्लस और माइनस का सेपरेशन होगा तो हम निश्चित कह सकते हैं कि इनमें एक पार्शियल आयनिक कैरेक्टर आ गया है। ओके, और कोवलेंट तो था ही, कोवलेंट में आयनिक कैरेक्टर है, यस आयनिक में कोवलेंट कैरेक्टर है, यस ये तो सब कुछ मिल गया, यस प्रकृति में तो सब कुछ होता है। तो ऑफ कोर्स आपके पास शुद्ध प्योर कोवलेंट मॉलिक्यूल हो सकते हैं, पर वो होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल ही होंगे। क्या 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 बोला? होमोन्यूक्लियर, एक जैसे न्यूक्लियस वाले, डायटोमिक जिनमें दो ही एटम हैं, ऐसे परम पवित्र मॉलिक्यूल जैसे H2O2 N2, भले ही सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कुछ भी हो, ये प्योरली कोवलेंट है, हम ये कह सकते हैं। तो ये नॉन पोलर है, हाँ जी। हल्का सा अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो गया तो, जैसे जैसे CH बॉन्ड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में बहुत आता है। अब कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.47 के आसपास होती है, हाइड्रोजन 2.1 कुछ होती है, डिफरेंस अगर आप देखें तो लगभग 0.3 0.35 के आसपास का होगा। अच्छा, इसको पोलर मानते हैं, कहने को तो डिफरेंस तो है, हाँ जी बहुत ज्यादा नहीं है। तो अगर दोनों एटम्स के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बहुत ज्यादा न हो, कितना बहुत ज्यादा, कितना क्वांटिफाई करो, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 0.4 या उससे कम है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.4 या उससे कम है, तो हम कह देते हैं ज्यादा पोलर नहीं है मॉलिक्यूल। और अगर ज्यादा पोलर नहीं है मॉलिक्यूल, तो हम लगभग नॉन पोलर है। प्योरली नॉन पोलर तो CCHH यही होंगे, लेकिन ये लगभग नॉन पोलर है, ऐसा बोल देते हैं। अच्छा, तो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स कौन से हैं? तब जब बॉन्डेड एटम्स के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.4 या उससे कम हो। हमें प्रायः इससे कोई मतलब नहीं होता। एक केस जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो बार बार आता है, वो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हजारों लाखों करोड़ों केसेस में जुड़े हुए मिलते हैं, वो लगभग नॉन पोलर है, ये आपको याद होना चाहिए। उसके अलावा ऐसी तैसी भी डोंट केयर, पर फिर भी क्राइटेरिया अच्छा है, कोई माथे आ जाए तो पता होना चाहिए आपको। और इससे ज्यादा डिफरेंस होगा तो फिर हम बोल देते हैं कि भाई अगर इससे ज्यादा डिफरेंस है, इसका मतलब ये जरूर कैसा है, ये जरूर पोलर है। अच्छा, और जैसे जैसे डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगा, पोलैरिटी बढ़ती जाएगी। पोलर क्यों बोलते हैं? दो पोल्स बन जाते हैं, दो ध्रुव बन जाते हैं, दो लोकेशन बन जाती हैं। एक लोकेशन पर डेल्टा प्लस आ जाता है, दूसरे लोकेशन पर डेल्टा माइनस आ जाता है। प्लस और माइनस चार्जेस के सेपरेशन के कारण, प्लस और माइनस चार्जेस के सेपरेशन के कारण हम कहते हैं कि यहां पर पोल्स बन जाते हैं, ये एक इलेक्ट्रिकल डाइपोल बन जाता है। इलेक्ट्रिकल डाइपोल क्या चीज है? कौन सी चीज है? एक प्लस चार्ज या एक माइनस चार्ज था, एक पोल, और दो चार्जेस रखे हुए हैं फाइनाइट डिस्टेंस पर एक दूसरे से, तो कहलाता है डाइपोल। चार्जेस हैं तो इलेक्ट्रिकल चार्जेस हैं, तो इलेक्ट्रिकल डाइपोल। आसान है, बहुत आसान है। तो ये एक इलेक्ट्रिकल डाइपोल बन जाता है, किसमें? एक छोटे से मॉलिक्यूल में भी एक इलेक्ट्रिकल डाइपोल बन जाता है। अब देखिए, अगर सिमेट्रिकल था ए के बीच का, बढ़िया है। अनसिमेट्रिक था, नेगेटिव चार्ज को मान लीजिए ब्लू कलर से दिखाया हुआ है, हल्का सा इधर से खसका हुआ है इलेक्ट्रॉन, और आप कहेंगे बी ने थोड़ा सा खसका लिए हैं इलेक्ट्रॉन ए से अपनी ओर, ये पोलर हो गया है। उदाहरण HF HCl HBr CF CCl CBr बॉन्ड्स, ये सारे के सारे पोलर हैं, और ये प्यारे प्यारे नॉन पोलर हैं, राइट? तो अब जैसा कि हमने कहा था, अगर डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस चार्जेस एक दूसरे से फाइनाइट डिस्टेंसेस से सेपरेटेड हो, तो हम कहते हैं कि वो एक इलेक्ट्रिकल डाइपोल है। अच्छा, एक बात बताइए, क्या इसका प्रॉपर्टीज पर कोई फर्क पड़ता है? हाँ, कैसे?
जैसे एक बात देखिए, आपके पास पानी है। हाँ, हाँ, सबके पास पानी होता है, ठीक है। क्या आपको पता है कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? हाँ, हाँ, जानते हैं 100 डिग्री सेल्सियस होता है, इसमें कौन-सी बड़ी बात है? हाँ जी। तो पानी का मोलर मास कितना है? 18। अच्छा, क्या आपको अंदाजा है कि 18 मोलर मास के साथ पानी एक काफ़ी हल्का मॉलिक्यूल है। अगर उसी की तुलना आप HCl से करें, जिसका मोलर मास 36.5 ग्राम्स पर मोल है, लगभग दोगुने से थोड़ा ज्यादा ही भारी है HCl। HCl रूम टेम्परेचर पर एक गैस होती है। हमने तो लैब में देखा है, लिक्विड होता है, वो पानी में उसका सॉल्यूशन होता है। पानी में घोल के रखते हैं उसे, वो एक अलग चीज है। लेकिन जैसे चीनी सॉलिड होती है, पानी में घोल दे तो लिक्विड लग सकती है आपको, पर चीनी थोड़ा लिक्विड है। चीनी सॉलिड थी, सॉल्यूशन लिक्विड था। ऐसी लैब में जो आपने HCl देखा है, या वो जो टॉयलेट वाला एसिड होता है HCl, वो पानी में HCl गैस का सॉल्यूशन है। लेकिन HCl रूम टेम्परेचर पर अपने आप में गैस ही होती है, उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम होता है। तो भारी होने के बावजूद बॉइलिंग पॉइंट कम है। हाँ जी, तो भारी एकदम भारी वारी कहां से आ गए, क्या क्या बोलने लग गए? जैसे जैसे मॉलिक्यूल भारी हो जाते हैं, वो तेजी से मूव नहीं कर पाते, और तेजी से मूव नहीं कर पाते, उनकी मॉलिक्यूलर वेलोसिटी आप गैसेस की थ्योरी से देखें तो कम हो जाती है। तो अगर उनकी वेलोसिटी कम हो जाती है, इतनी तेजी से मूव नहीं कर पाते, धड़ाम से बैठ जाते हैं अपनी जगह, और अपनी जगह बैठ जाते हैं, ज्यादा हिलते डुलते नहीं हैं, तो हम कहते हैं कि लो जी, ये कैसे हो गए, ये गैस नहीं रहे जी, अब लिक्विड बन गए। फिर लिक्विड भी नहीं हो पाते तो नलायक सॉलिड बन जाते हैं। तो जैसे जैसे मॉलिक्यूल का मास बढ़ता जाता है, वैसे वैसे तो उसकी गैस होने की टेंडेंसी कम हो जाती है। सॉरी, हाँ बिल्कुल। तो अगर वैसे-वैसे उसकी गैस बनने की टेंडेंसी कम हो जाती है, तो हल्के मॉलिक्यूल्स की गैस बनने की टेंडेंसी ज़्यादा होनी चाहिए। और पानी को अगर आप दूसरी गैसेस के मुकाबले देखें, कार्बन डाइऑक्साइड जिसका मोलर मास है 44, HCl जिसका मोलर मास है 36.5, ये इवन हवा में O2 है, N2 है, O2 का मोलर मास 32, N2 का 28, पानी तो खाली 18 था, बेचारा मासूम। उसको क्या जरूरत थी लिक्विड बनने की, और वो भी ऐसा भयंकर लिक्विड जो 100 डिग्री लगता है बॉईल करने में। तो ये सब तो इतने नालायक हैं। O2 N2 तो -200 डिग्री पर, या उसके आसपास ही थोड़ा ऊपर नीचे 10 15 25 50 डिग्री सेल्सियस होगा, उड़ जाती है नालायक। अब पानी नहीं उड़ता, अरे ऐसा कैसे? कुछ तो है। और वो क्या है? वो है ये कि पानी HOH, इसमें आप देखें, इसमें इलेक्ट्रिकल डाइपोल्स हैं। अच्छा, इसके चलते क्या होता है? इसके चलते ये होता है कि ये डेल्टा माइनस दूसरे वाटर के डेल्टा प्लस को अट्रैक्ट करता है। एक डेल्टा माइनस दूसरे डेल्टा प्लस को अट्रैक्ट करता है, ये करीब आते हैं। इनमें एक्स्ट्रा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हो जाते हैं, तो इलेक्ट्रिकल डाइपोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं, हाँ, रिपेल कर सकते हैं इन सर्टेन ओरिएंटेशंस, हाँ। तो एक मॉलिक्यूल जिस पर प्लस माइनस चार्जेस हैं, जो पोलर है, क्या उसका दूसरे मॉलिक्यूल से अट्रैक्शन ज्यादा होगा? जी हाँ। बजाय उसके जो नॉन पोलर है, यस, नॉन पोलर में तो कोई दम ही नहीं था, तो क्या अट्रैक्ट करेगा? पोलर में दम था, अट्रैक्शन होगा। और ये मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्शन किस पे डिपेंड करेगी? ये मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्शन ऑफ कोर्स चार्जेस पे तो डिपेंड करेगी ही, पर हर केस में सिर्फ चार्ज पे डिपेंड करती है, वैज्ञानिकों ने देखा ऐसा नहीं है, ये एक दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। और कौन है वो ऐसी है जिसे ये जगत कहता है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट, ये क्या चीज है? ये भी बड़ी मजेदार चीज है, देखिए आप, है ना? तो हम ये कहते हैं कि जब दो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, कोई इलेक्ट्रिकल डाइपोल जो है, अगर अगर कोई प्लस और माइनस चार्ज आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d, तो हम एक नई चीज नाप सकते हैं, एक नई चीज आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, और वो है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट, सच अ मैजिकल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट म्यू, विच इज q इंटू d। ये कहां से आया? अरे पहली बात तो डेफिनेशन तो तुम्हारे हाथ में, जिसको चाहो जैसे डिफाइन कर दो, कौन रोकने वाला है? तुम्हारे पास चार्ज आए, मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, तुमने डिफाइन कर दिया। और मजे की बात है, ये जो क्वांटिटी आई, इससे आप कई कैलकुलेशन कर सकते हो, जो ऑफकोर्स हम यहां नहीं करने वाले, पर फिजिक्स वाले करते हैं बहुत प्यार से, आराम से। जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वगैरह पढ़ेंगे फिजिक्स में, तो उसका आनंद वहां लूटिएगा 12th में।
यहां पर तो हमें इतना ही काम का है कि भैया जैसे जैसे डाइपोल मोमेंट बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन के फोर्सेस हैं वो बढ़ते जाएंगे, और जैसे जैसे अट्रैक्शन के फोर्सेस बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे प्रॉपर्टीज पर असर पड़ेगा, वो करीब आएंगे, मॉलिक्यूल लिक्विड बनने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, बाहर भागने की टेंडेंसी ज्यादा नहीं होगी, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी प्रॉपर्टीज में चेंज आ जाएगा। अच्छा, तो ये डाइपोल मोमेंट कई सारे रहस्यों की कुंजी है। जी हाँ, इससे पता चलता है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दो मॉलिक्यूल्स आपस में कितना अट्रैक्ट कर रहे हैं, उसका अंदाजा कई चीजों से लगता है, जिसमें प्रमुख है ये डाइपोल मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। अच्छी बात है। तो ये डाइपोल मोमेंट, और बताइए इसके बारे में, ये क्या है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ओ तेरी, ये वेक्टर होती है, हाँ, पर चार्ज तो स्केलर है, होता रहे Q इंटू डी, ऐसा करके बोलते हैं। डाइपोल मोमेंट इज Q इंटू डी, और ये Q इंटू डी भी जो है, इसमें जो डिस्प्लेसमेंट D है वो कहां से दिखाते हैं? हम कहते हैं कि भाई पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जब खसका, तो डायरेक्शन दिखाते हैं, जिस तरफ इलेक्ट्रॉन चले गए, बड़ा लॉजिकल है हमारा केमिस्ट्री में, जिस तरफ से चले गए उस तरफ से, और जिधर गए उसकी तरफ एरो हम बना देते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए भी एरो लगाते थे, तो डाइपोल मोमेंट में भ्रम न हो इसलिए दुम कटा एरो, जैसे दुम काट देते हैं। अच्छा, तो टेल कट एरोस, कोई से ऐसा कहे ना कहे, पर हाँ ये दुम कटे एरो लगते हैं, और इनसे दिशा दिखाई जाती है कि भाई इस डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट है। अच्छी बात है। आप देखें, यूनिट्स हैं कुछ, हाँ जी, बहुत मशहूर पुराने वैज्ञानिक थे डीबाय, डीबाय जी के सम्मान में डीबाय यूनिट्स कही जाती हैं, ए बाय डीबाय यूनिट्स। और कोई इनका कन्वर्जन फैक्टर है, जी हाँ। चार्ज की दो मशहूर यूनिट्स थी, सबसे मशहूर और स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो तो है कूलॉम, जो एसआई यूनिट है। तो कूलॉम जी के हिसाब से कितना हो जाता? वो हो जाता 1.6 इंटू 10⁻19 कूलॉम तो था चार्ज, हाँ जी। और इनटू डिस्टेंस करेंगे, तो चार्ज इनटू डिस्टेंस, आप देखेंगे कूलॉम्ब मीटर, कूलॉम्ब मीटर एक यूनिट है किसकी? डाइपोल मोमेंट की। थोड़ी देर पहले तो आप डीबाई बोल रहे थे, डीबाई एक अलग यूनिट है, जैसे लेंथ है, लेंथ को इंच में, सेंटीमीटर में, एंगस्ट्रॉम यूनिट में कैसे भी नाप सकते हैं, तो ऐसे एसआई यूनिट तो है कूलॉम्ब मीटर। और दो चिल्लर यूनिट्स हैं, एक है ईएसयू सेंटीमीटर, अच्छा, और दूसरी है डीबाई। डीबाई एटॉमिक स्केल्स में बड़ी पॉपुलर है, बहुत छोटी यूनिट होती है, बट बड़ी यूजफुल है क्योंकि इंटीजर वैल्यूज आती है उसकी। ये ईएसयू सेंटीमीटर क्या है? ईएसयू स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स, और सेंटीमीटर तो पता ही आपको सेंटीमीटर होता है। कन्वर्जन फैक्टर है, हाँ जी, 1 डी बाय इज 10⁻18, 18 ईएसयू सेंटीमीटर, अच्छा, एंड 1 डी बाय इज ऑल्सो 10/3, लगभग लगभग, इंटू 10⁻30 कूलॉम मीटर। ये तो 3.33564 है, आपने 3.3333 कर दिया, अप्रोक्सीमेट बोला यार, और कितने 4 डेसिमल तक तुम याद रखने वाले हो भी नहीं, और 10/3 कैलकुलेशन करने में भी बड़ी आसान होती है। आपको बाकी जैसी अच्छा लगे आप याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये कन्वर्जन फैक्टर मोस्टली अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो दिया ही होता है, तो बहुत इमोशनल होने की इसके लिए जरूरत नहीं है। ठीक, हमने क्या देखा? हमने कहा डाइपोल मोमेंट नाम की एक चीज होती है, म्यू, म्यू इज क्यू इंटू डी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन प्लस से माइनस की ओर हम मानते हैं, केमिस्ट्री में फिजिक्स वाले उल्टी मानते हैं, बता दूं वो अगले साल देखना, है ना। और यूनिट्स इसकी 3 बताई, एक है डीबाई जी की यूनिट जो अक्सर एटॉमिक स्केल पर बहुत अच्छी चलती है, एक विशाल कूलॉम मीटर करके ऐसा यूनिट है, 1 डीबाई इज 10/3 इंटू 10 to minus 30 कूलॉम मीटर, या विच इज इक्वल टू 10⁻18 ईएसयू सेंटीमीटर। ईएसयू सेंटीमीटर एक चिल्लर यूनिट है, कम काम में आती है, और दिख जाएगी आपको, इसलिए एक बार बता दिया। ठीक है। क्रॉस्ड एरो, दुम कटे एरो से इसको डिनोट करते हैं, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं। ठीक है, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में अब आप देखें म्यू किस पे डिपेंड करता है। डायटोमिक क्यों ले रहे हो? सबसे आसान है इसलिए इससे शुरुआत कर रहे हैं। तो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में किस पे डिपेंड करता है? क्यू इंटू डी, दो चीजें थी, एक क्यू पे डिपेंड करेगा, एक डी पे करेगा। क्यू ज्यादा है तो म्यू ज्यादा होगा, डी ज्यादा है तो भी म्यू ज्यादा होगा, सीधी सी बात है, दैट सिंपल कॉमन सेंस। ठीक है, इसके अलावा अगर पॉलीएटॉमिक हुआ तो प्लीज नोट, पॉलीएटॉमिक में एक से ज्यादा बॉन्ड्स हैं, अच्छा,
तब क्या होगा, डायपोल मोमेंट किसी बॉन्ड का होता है, एक बॉन्ड मोमेंट है वो। अच्छा, और इंडिविजुअल बॉन्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो बॉन्ड मोमेंट्स को वेक्टोरियली ऐड करना होगा। समझ में नहीं आ रहा, ऐसे बताता हूं। जैसे मान लीजिए आपके पास है BeCl2, खूबसूरत मॉलिक्यूल है। अब बेरिलियम और क्लोरीन की क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है? नहीं जी। अगर सेम नहीं है तो क्या मॉलिक्यूल पोलर होगा? जरूर होगा। डायपोल मोमेंट की दिशा कौन सी है? एक ये ऐसी है और दूसरे की ऐसी है। कितना होगा हमको नहीं पता, पर यह जरूर पता है कि जितना एक BeCl है उतना ही दूसरा BeCl है। कोई Cl प्यारे तो है नहीं एक दूसरे से ज्यादा, ठीक है। तो दोनों के बराबर होंगे, इसका है म्यू तो इसका भी होगा म्यू, और अपना सा म्यू लेके कट जाएंगे। मतलब नेट क्या होगा? म्यू विल बी इक्वल टू 0। 180 डिग्री के उल्टे एंगल पर है, म्यू कट कटा जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा, ये तो कट गया। हाँ, तो म्यू तो 0 हो गया। अरे तो हो गया ना, क्या टेंशन है? तो आप कह सकते हो सकता है बॉन्ड्स पोलर हो पर मॉलिक्यूल पोलर न हो। ओवरऑल मॉलिक्यूल में बी नॉन पोलर इवन इफ इट कंटेन्स पोलर बॉन्ड्स लाइक दिस। क्या ये मुश्किल है? नहीं, ये बहुत ही आसान है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है बॉन्ड के डायपोल पर, और ये ज्योमेट्री या स्पेशल अरेंजमेंट मतलब स्पेस में अरेंजमेंट कैसा है, वो तो वेस्पर थ्योरी से देख चुके हैं हम। हाँ, तो वही है। ज्योमेट्री के हिसाब से भी नेट इंडिविजुअल बॉन्ड मोमेंट्स आपने निकाल लिए, तो उनको ज्योमेट्री के हिसाब से आप उनका वेक्टर सम ऐड कर सकते हैं। ये 180 डिग्री थे तो ऐड कर लिया, और कुछ कॉम्प्लेक्स होता तो भी ऐड कर लेते हैं। वेक्टर से रिजॉल्व करते हैं वैसे कर लेते हैं। अच्छा, जैसे जैसे मान लीजिए आपके पास है BF3, तो आपके पास क्या होता है? BF, F और F इस तरह से होता है। हाँ जी। और इसमें अगर आप गौर करें तो ये आपका जो ट्रायंगल है, ट्रायगोनल प्लेनार ज्योमेट्री है। हाँ जी। और इसमें इधर एक तरफ उसका डायपोल मोमेंट है। और नहीं नहीं, यहां तो नहीं है बिल्कुल। अगर आप देखेंगे तो एक म्यू ऐसा है, दूसरा म्यू ऐसा है, और तीसरा म्यू ऐसा है। अगर वेक्टर्स को ऐसे देखें तो एक, दूसरा और तीसरा, तीन प्यारे प्यारे वेक्टर हैं आपके पास। हाँ जी। और तीन प्यारे प्यारे वेक्टर जो आपके पास हैं, इनका बॉन्ड एंगल कितना है? इनका बॉन्ड एंगल है 120 डिग्री। उधर भी 120 डिग्री, इधर भी 120 डिग्री। मान लिया। अगर ऐसे हैं तो क्या हम कह सकते हैं कि इधर और इधर ऐसे इसको रिजॉल्व कर सकते हैं? अगर ये है म्यू, हाँ जी, और ये है 60 डिग्रीज, बिल्कुल, तो ये है म्यू कॉस 60 डिग्रीज। यस। और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा म्यू साइन 60 डिग्रीज। यस। ये तो इस वाले म्यू का हो गया। इस म्यू का क्या होगा? इस म्यू का भी देखिए, तो दूसरे म्यू का इधर से देखते हैं, कलर चेंज कर दिया ताकि आपको दिख जाए। ये भी हो जाएगा म्यू साइन 60 डिग्रीज, और ये हो जाएगा म्यू कॉस 60 डिग्रीज। वेक्टर से रिजॉल्व भी तो करना है। अच्छा, तो ये तो कट गए। हाँ जी। और ये जुड़ गया। 2 म्यू कॉस 60, बट कॉस 60 तो हाफ होता है। तो 2 म्यू कॉस 60 कितना हो गया? 2 और हाफ कट गए, ये बचा म्यू। अरे, और ऊपर भी तो था म्यू। 10 तेरे की, तो म्यू म्यू काट डालो, नेट क्या आ गया? म्यू 0 आ गया। अच्छा, ये तो आसान है। जैसे वेक्टर ऐड होते हैं वैसे ही हो जाएंगे। हाँ जी। तो आप देखिए, कोई म्यू ऐसा है और कहीं से उसका एंगल थीटा है, तो ये म्यू कॉस थीटा, और इधर हो जाएगा म्यू साइन थीटा। आप ऐसे ही इसको रिजॉल्व करके बहुत मजे से वेक्टोरियली ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। दैट्स इजी, दैट्स परफेक्टली इजी एंड ग्रेट। ठीक है। तो अगर आपके पास दो अलग अलग वेक्टर्स हैं, एक है म्यू 1, हाँ जी, और एक है म्यू 2, बिल्कुल, या म्यू 1 को कह दीजिए P और उसको कह दीजिए Q, और उनके बीच का एंगल है थीटा। तो नेट महावेक्टर कितना होगा? नेट महावेक्टर होगा ये, और जिसकी मैग्नीट्यूड कितनी है? √P² + Q² + 2PQ cos थीटा। ऐसे कर सकते हैं आप, राइट? इस तरह से भी इसको जोड़ जाड़ के देख सकते हैं। ओवर एंड आउट। चलो, अब ये जो रिजल्टेंट मोमेंट वगैरह निकालने का कार्यक्रम है, ये बहुत काम आता है अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल्स देखने हो। जैसे अगर मान लीजिए आपके पास मिथाइल क्लोराइड है, अच्छा, और कुछ होना हो, आप एक चीज तो देख सकते हैं, भाई टेट्राहेड्रल पर बेस्ड मॉलिक्यूल है,
अगर ऐसा है, आइए मैं एक बार मॉलिक्यूल बना के दिखाता हूं आपको। ये है सेंट्रल एटम, हाँ जी, और 1 2 और 3, H H H और ये Cl, ऐसा है, हाँ जी। अगर CH3Cl इस तरह का है तो एक चीज तो हम पक्की बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि भाई H कैसे भी हो तीनों एक जैसे हैं, हाँ जी। तो अगर 1 2 और 3, तीन अलग अलग दिशाओं में उसका कुछ डाइपोल मोमेंट मान लीजिए म्यू1 म्यू1 आ रहा था, तीनों एक जैसे ही हैं, तो इनका नेट वेक्टर सम कैसा आएगा? इनका नेट वेक्टर सम बिल्कुल इस डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक नीचे, वर्टिकल नीचे, म्यू। और ऊपर सीसीएल कितना है? कुछ म्यू2 है, तो म्यू2 और म्यू ऑपोजिट हैं, नेट जो भी कटकुटा कर आएंगे आएंगे, ये तो पक्का है कि एक जैसे तो नहीं है। अच्छा, तो ये नॉन जीरो है? हाँ ऑफ कोर्स नॉन जीरो है, इन दिस केस म्यू विल बी पॉजिटिव, और कितना आएगा? नेट जितना आना होगा आ जाएगा। अच्छा, डायरेक्शन क्या होगी ये भी देखिए, H से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है C और C से ज्यादा है Cl, तो जो डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन भी ऐसे होगी, ध्यान दीजिएगा कौन सी? डाइपोल मोमेंट यहां, यहां और यहां। तो आप तो नीचे बता रहे थे वो खाली डायरेक्शन थी, मतलब ये कि वर्टिकल लाइन आएगी, इसको इमोशनली मत लीजिएगा या लिटरली मत लीजिएगा, इसको ये ऊपर और ये ऊपर जुड़ जुड़ा कर इस तरह से आ जाएगा, तो नेट ओवरऑल जो बॉन्ड मोमेंट आएगा वो बिल्कुल वर्टिकली अप डायरेक्शन में आ जाएगा। ये था किसका? CH3Cl का हिस्सा। अब आप देखिए Q, और आपके पास दो चीजें थी, कौन कौन सी? Q और D। एक बात बताइए, अगर दोनों बढ़ रहे हैं, Q बढ़ रहा है, D बढ़ रहा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर एक बढ़ और एक घट रहा है तो ज्यादा प्रचंड फैक्टर कौन सा है? वेल, तो ज्यादा प्रबल फैक्टर होता है Q। आखिर क्यों? इसलिए देखिए, डिस्टेंस तो एटम्स के बीच का डिस्टेंस है, यूजुअली 0.8 से लेकर 2 एंगस्ट्रॉम यूनिट तक में सब हो जाता है। तो आप देखिए कि जो बॉन्ड डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा, मतलब चेंज नहीं होता। एटम्स का साइज एक लिमिट से ज्यादा परिवर्तनशील नहीं होता है। तो जो डिस्टेंस बिटवीन एटम्स है वो तो रेडियस ऑफ एटम 1 प्लस रेडियस ऑफ एटम 2 उससे आएगा, और ये 10-20% से ज्यादा मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल से केस में चेंज नहीं होता। 30%, 40%, 50% हो गया, बहुत बहुत चेंज हुआ। तो डिस्टेंस डी डज नॉट चेंज मच, पर जो चार्ज क्यू है, बहुत हल्का सा चार्ज हो तो क्यू हो सकता था 0.001 ई हो, थोड़ा ज्यादा हो तो क्यू कुड हैव बीन 0.1 ई ऑल्सो। 100 गुने तक का चेंज हो रहा है, हाँ हो सकता है, हाँ। तो क्यू में चेंजेस ज्यादा ड्रास्टिक है, जो परसेंटेज चेंज क्यू में है वो बहुत ज्यादा हो सकते हैं, और डी में इतने ज्यादा चेंज प्रायः नहीं होते। इस वजह से मोस्टली डी डोमिनेट नहीं करता, क्यू डोमिनेट करता है। और क्यू किस पर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पर। अच्छा, जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ जाएगा वैसे वैसे क्यू बढ़ जाएगा, और वैसे वैसे डाइपोल मोमेंट बढ़ जाएगा। जैसे बहुत मशहूर केस देखिए, HF HCl HBr HI, डिस्टेंस तो बढ़ ही रहा है, तो उससे हो सकता था आपको लगे HI का ज्यादा होगा, नहीं। इसमें भले ही D बढ़ रहा हो डाउन द ग्रुप, पर ऊपर H और F में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा है, उसके चलते सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट लगभग 1.8 dy के आसपास होता है, किसका? HF का। डाउन द ग्रुप चलते जा रहे हैं तो HCl HBr HI, आप देखते जाइए डायपोल मोमेंट लगातार उत्तरोत्तर कम होता जाएगा। क्यों? क्यू डोमिनेट कर रहा है, डी नहीं। हमेशा ऐसा ही होता है, मोस्टली ऐसा होता है। अगर आप CF बॉन्ड को देखें, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बोल दिया था कि CH बॉन्ड जो है उसमें कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता। लेकिन क्यों? क्योंकि चेंज मतलब उसमें कोई बहुत ज्यादा बॉन्ड मोमेंट नहीं होता। क्यों? C और H में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बहुत कम है, और 0.4 से कम अगर डिफरेंस होता है तो लगभग नॉन पोलर मान लेते हैं हम। अच्छा, तो मेन तो इसमें कंट्रीब्यूटर कौन सा है? CF या CCl या CBr या CI, कार्बन हैलोजन बॉन्ड के कारण ही डायपोल मोमेंट आ रहा है CH3X का, मिथाइल हैलाइड का।
FCl-Bri, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, तो अपेक्षा यही है कि डायपोल मोमेंट बढ़ जाएगा और ये होता भी है। F की ज्यादा होती है Br से, Br की ज्यादा होती है I से। अ, 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 एक चोर यहां से कूद कर यहां कैसे पहुंच गया? ये आ गया, मतलब ये बस आ गया, ये है। ये एक छोटा सा फैक्ट है, ये एक रेयर एक्सेप्शन है जहां Q से D डोमिनेट कर जाता है। यहां से यहां गए, क्या हुआ? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम हुआ तो डायपोल मोमेंट कम होना चाहिए था। डिस्टेंस बढ़ा तो डायपोल मोमेंट बढ़ जाना चाहिए था। यूजुअली डिस्टेंस डोमिनेट नहीं करता। आप देखें Br और I तो और बड़े हैं, उनमें डिस्टेंस डोमिनेट नहीं कर रहा है। मिथाइल क्लोराइड, भगवान की ऐसी लीला है, भगवान जिसको चाहे मुकुट पहना दें, वो ऐसा है नालायक जिसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होता है और वो सबसे पहले आके बैठ जाता है। ये एक बार जेई में आया हुआ भी है, आप इसे चाहें तो याद रख सकते हैं। हर जगह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से ही देखें, ये एक एक्सेप्शन मान लें कि भाई ऐसे और भी होंगे, ब्रह्मांड में कोई कमी नहीं है, अपने काम का ही एक ही है। ठीक है, चलिए। तो ये तो बात थी किसकी? हमने जब कहा कि भाई डायपोल मोमेंट को वेक्टोरियली निकाल सकते हैं। आइए सिस्टमैटिकली एक बार ढंग से देख लेते हैं कहां कहां कैसे कैसे कैलकुलेशन होते हैं। जैसे डायपोल मोमेंट कैन बी जीरो अगर बिल्कुल सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है और बॉन्ड्स एक जैसे हैं। BeCl2 और BF3 के दो एग्जांपल मैं आपको दे ही चुका हूं। आप देखिए यहां से इस तरह से, तो क्या इससे मॉलिक्यूल की सिमेट्री का आइडिया लगा सकते हैं? जरूर लगा सकते हैं। अच्छा, जैसे और देखिए, मान लीजिए अगर आपके पास बिल्कुल रेगुलर ज्योमेट्री है, लीनियर, ट्राइगोनल, प्लेनार। अच्छा, जैसे इसमें BeCl2 या CO2 ये एग्जांपल्स थे। इन दोनों के लिए म्यू इज जीरो। पोलर बॉन्ड्स हैं पर मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। यहां पर BF3, BCl3, इस या SO3, ये चीजें हैं जिनके लिए म्यू विल बी जीरो। अगर बिल्कुल रेगुलर टेट्राहेड्रल है, अच्छा, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल है, जैसे जैसे PCl5 अगर गैस फेज में हो, जब वो PCl4 प्लस PCl6 माइनस में टूटा हुआ नहीं है, गैस फेज में है, प्रॉपर यही स्ट्रक्चर है, या PF5 है या ASF5 है, इस तरह के स्ट्रक्चर्स हैं। टेट्राहेड्रल तो बहुत सारे हैं, CH4, CCl4, CF4, एंड यू कैन गो ऑन एंड ऑन, कोई कमी नहीं है इनकी। तो ये सब कैसे हैं? इनका ओवरऑल म्यू जीरो हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हुआ SF6, 7 हुआ IF7 गैस। ये कैसे हैं? इन सब का महाम्यू जीरो होगा। ठीक है, ये तो हुई उनकी जो बिल्कुल सिमेट्रिक थे। अगर सिमेट्रिक नहीं है तो कुछ नेट सम आ जाएगा। कितना आएगा? जितना होगा आ जाएगा। कोई और कंट्रीब्यूशन भी है क्या? हाँ, वेस्टबर्ग थ्योरी में लोन पेयर्स का बड़ा महत्व हुआ करता था। तो क्या डाइपोल मोमेंट में भी लोन पेयर्स का महत्व है? है। ये कैसे पता आपको? बताता हूं, ये बड़ा मजेदार किस्सा है, वो भी सुनाता हूं आपको। लेकिन डाइपोल मोमेंट में लोन पेयर्स का निश्चित रूप से महत्व तो है। अगर है तो आप कह सकते हो कि आपके पास जैसे मान लीजिए था NH3, तो NH3 या NF3 बहुत ही मशहूर केस है अमोनिया और NF3 का। अच्छा, कैसा? आ, दोनों में लोन पेयर का महत्व आपको अभी अभी दिख जाएगा, इनका केस डिस्कस करेंगे। पर एक बात आपको बोल दूं, लोन पेयर्स में डिस्टेंस निकाला नहीं जा सकता। क्यों? इलेक्ट्रॉन क्लाउड की लोकेशन तो कोई आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। तो Q इंटू डी में, क्योंकि D लोग ढंग से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, इसलिए ये तो पता होता है कि लोन पेयर का महत्व है, पर वो कितना है इसको इनडायरेक्टली कैलकुलेट किया जा सकता है, ऐसा संभव नहीं है। आप इसको एक्सपेरिमेंटली नाप भी सकते हैं। अच्छा, आपकी बातें कंफ्यूजिंग लग रही है, एक एक करके एक एक बात करते हैं। बहुत सुंदर केस है और लोग इसमें थोड़ा सा हैरान भी होते हैं। साफ साफ सुनिए एक बार क्लियरली मुझसे, पहले एक्सपेरिमेंटल डेटा सुन लीजिए और फिर उसके बाद आएंगे लोन पेयर्स पर, ठीक है ना? अब अगर थोड़ा सा ये वेगनेस रहती है इसमें, इसको एक किनारे रख के फ्रेश माइंड से पूरी ऊर्जा के साथ सुनिए। NF3 और NH3 का बहुत ही मशहूर केस। दो मॉलिक्यूल्स है मेरे पास, कौन से? मान लीजिए मेरे पास है, हाँ, एक है अमोनिया और एक है NF3। क्या आपको पता है अमोनिया की एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो डायपोल मोमेंट की है, वो लगभग 1.5 डी की है, 1.47 डी। पोलर है, मस्त पोलर है। NF3 पिट गया, वो 0.24 डी, लगभग नॉन पोलर की श्रेणी में आने लगता है।
क्या बात कर रहे हो? लेकिन ऐसा कैसे है? आप देखिए, यहां पर यही प्रश्न हम पूछ रहे हैं कि भाई अमोनिया का डायपोल मोमेंट इतना ज्यादा क्यों है NF3 के मुकाबले? अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन कितनी है? 2.1, ऑफ नाइट्रोजन कितनी है? 3, ऑफ फ्लोरीन कितनी है? 4। तो जो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है किसका? हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का, वो है 0.9, और डिफरेंस फ्लोरीन और नाइट्रोजन का है 1, लगभग एक जैसा। फ्लोरीन और नाइट्रोजन का थोड़ा सा ज्यादा ही है। अगर ऐसा है, आइए एक बार देखते हैं अमोनिया का स्ट्रक्चर। N लोन पेयर, H, सॉरी, बार बार फ्लोरीन नहीं बन रही है, HHH, ऐसा। इसमें ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन थी? नाइट्रोजन। H के मुकाबले ज्यादा थी, तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी? भाई इस तरफ होगी, ऐसे, ऐसे और ऐसे। और अगर एक पिरामिड में ऐसे, ऐसे और ऐसे तीन तरफ से पिरामिड आ रहा है, तो नेट डायरेक्शन कैसी हो जाएगी? नेट डायरेक्शन इसकी हो जाएगी N H। एक ही डायग्राम में रिपीट ना हो, इसलिए मैं अलग से बना देता हूं आपको, ताकि कंफ्यूजन ना दिखे आपको। ये आ जाएगा। इनको अगर इनके इंडिविजुअल बॉन्ड मोमेंट्स अक्कड़ बक्कड़ बम्बे को जोड़ के ये बो बना लिया जाए, तो ये ऐसा आ जाएगा। ठीक है। अगर इतनी ही होती कहानी, अगर लोन पेयर का महत्व ना होता, तो कहानी यहां पर रुक जाती। हम कहते कि ठीक है भैया, पोलर हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। कहानी आती है NF3 में भी। NF3 N, F, F और F ऐसा है। इसमें फर्क यह है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा है, तो डायरेक्शन ऑफ डायपोल ऐसी हो जाएगी, नीचे की तरफ हो जाएगी। हाँ, क्योंकि फ्लोरीन घसीट रही है वापस अपनी तरफ। ठीक है। अगर ऐसा है, तो NF3 मॉलिक्यूल का, तो NF3 मॉलिक्यूल का जो डायपोल मोमेंट है, उसमें इन तीनों को जोड़कर आपको इस दिशा में डायरेक्ट, वहां पे उधर बिल्कुल ऊपर आया था, इधर बिल्कुल नीचे आना चाहिए, ऐसे। NH और NF बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आसपास ही है। अगर सिर्फ NH3 और NF3 के बॉन्ड मोमेंट्स का ही महत्व होता, ध्यान से सुना मेरी बात, बहुत अच्छी बात बोल रहा हूं। अगर सिर्फ बॉन्ड मोमेंट्स का ही महत्व होता ओवरऑल डायपोल मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल में, तो NH3 से लगभग बराबर, इनफैक्ट थोड़ा सा ज्यादा ही होना चाहिए था। डायरेक्शन उल्टी थी, फाइन, पर मैग्नीट्यूड तो उतनी ही होनी चाहिए थी NF3 की। हाँ जी। लेकिन एक है 1.47 डी बाय और दूसरा है 0.24 डी बाय। इतना कम कैसे हो गया? तो लोगों ने कहा जरूर इसमें एक चौथा आइटम आया है। कौन है? और वो हस्ती जो है, वो और कोई नहीं, वो है ये दिव्य लोन पेयर। उन्होंने कहा जरूर इसका भी कोई मोमेंट है। तो अगर इसका मोमेंट जोड़ लें, तो एक और एक, ये तो बढ़ गया, जुड़ गया। और अगर इसका भी यहां जोड़ लें, तो ये एक ऊपर है और ये एक नीचे है, ये सब्ट्रैक्ट हो गए। NF3 में ऑपोजिट डायरेक्शन में थे लोन पेयर और NF बॉन्ड मोमेंट्स, सब्ट्रैक्ट हो गए, इस वजह से बचे 0.24। और यहां NH3 में सेम डायरेक्शन में थे, ऐड हो गए तो बढ़ गए, और आ गए कितने? 1.475। तो बिकॉज बॉन्ड मोमेंट्स ऑफ NH या NF bonds also have to be vectorially added to the bond moment of lone pair। जी हाँ, तो ये एक तरह से बहुत स्पष्ट संकेत भी देता है और बताता भी है कि लोन पेयर से लल्लू चीज नहीं है, इनका एक बकायदा डायपोल मोमेंट इनके कारण होता है। और कितना होता है? Q इंटू डी। आप डीवी ना गिन पाए तो आप ना गिने, वो अलग बात है, वो आपकी हेडेक है कि आप गिन नहीं पा रहे हैं, पर क्या वो है नहीं ना? वो है, और यहां वो दिख रहा है, राइट? तो इस तरह से, अगर आपको याद हो, थोड़ी देर पहले हमने कहा था कि क्या लोन पेयर्स कंट्रीब्यूट करते हैं बॉन्ड डायपोल मोमेंट में, और यहां पे सबूत के साथ, कई लोगों को सबूत चाहिए होता है, साइंस में तो हमेशा सबूतों के आधार पर ही बात होती है। तो सबूतों के साथ अगर आप देखें, तो बकायदा डायपोल मोमेंट में सिग्निफिकेंट होता है, बहुत सिग्निफिकेंट हो जाता है लोन पेयर। इसी बात पे एक क्वेश्चन हो जाए। चलिए, the resultant dipole moment of water is 1.85 d by, ठीक है, ignoring the effects of lone pair। पानी के मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट निकालने की बात चल रही है, HOH का, अरे बाबा, और बोला है भैया लोन पेयर को निग्लेक्ट कर दो। क्वेश्चन के हिसाब से वास्तव में निग्लेजिबल नहीं होते, पर क्वेश्चन को सिंपल रखने के लिए कहा है भाई निग्लेक्ट कर दो। कैलकुलेट द डायपोल मोमेंट ऑफ ईच OH बॉन्ड। ये मुश्किल नहीं लगता।
ये है म्यू और ये है म्यू। और देखिए ये क्या है, अगर बीच का एंगल है थीटा, ठीक है, तो आप देखें आपके पास एक है म्यू और दूसरा है म्यू, और बीच का एंगल है थीटा। जैसे ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ठीक। तो क्या आप देख सकते हैं, दिस इज 2 म्यू कॉस थीटा बाय 2। हाँ जी। और जो दूसरे होंगे ये तो कट जाएंगे, इधर और इधर वाले। जो म्यू साइन थीटा बाय 2, म्यू साइन थीटा बाय 2 है वो कैंसिल हो जाएंगे, और ये आ गया। तो 2 म्यू कॉस ऑफ थीटा बाय 2। अरे वाह, ये कितना है? तो भाई जी ये है 1.85 डी बाय, ठीक है। और theta is 104 degrees. So I hope you can see that this more or less becomes a problem more in trigonometry than in chemical bonding. क्यों? mu निकालना है तो mu is 1.85 d by 2 into cos of 104 upon 2 degrees. अच्छा, लेकिन हमें cos of 104 डिग्री दे रखी है, तो गिवन है cos थीटा, निकालना है आपको cos थीटा by 2। that doesn't sound very dirty. It's a simple problem in trigonometry. आप वहां पर बच्चे से कैलकुलेट कर सकते हैं, right? So let's do that, and this would give you mu of individual। ये इंडिविजुअल बॉन्ड मोमेंट है किसका? OH बॉन्ड का। अगर हम अज्यूम कर लें, मार्क माय वर्ड्स, अगर हम अज्यूम कर लें कि भाई इसमें कोई लोन पेयर का कंट्रीब्यूशन नहीं है। आप तो कहते हैं अरे क्वेश्चन में माना है, सिर्फ इस क्वेश्चन में माना है। और वैसे अगर ईमानदारी से देखो तो आप कह सकते हो एक OH और एक लोन पेयर का कंबाइंड बॉन्ड मोमेंट इतना आएगा। जो दो दो लोन पेयर थे, एक OH एक लोन पेयर इधर, एक OH एक लोन पेयर इधर, ओवरऑल मान लो तो ऐसे चाहे तो मान लो, ये भी चल जाएगा। और बोल दो वो गड़बड़ है, क्यों? थीटा वीटा अड़ जाएंगे, बदतमीजी हो जाएगी, ठीक नहीं है, राइट? चलो सॉल्व करते हैं। So if you just calculate, I mean, if you're given cos theta and you have to find cos theta by 2, आपको आइडिया होगा ये पुरानी सस्ती, I mean, I'm sorry to use such words, है ना, पुरानी ट्रिग्नोमेट्री है। तो ये गुड ओल्ड ट्रिग्नोमेट्री, you have cos theta is 2 cos square theta by 2 minus 1। हे हरि, ये सब भी करना था। तो cos of 104 डिग्री ये है -0.25, तो -0.25 is this -1। तो cos of theta by 2 अगर मुझे निकालनी है तो ये कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 0.75 अपॉन 2 की रूट, 0.375 की रूट हो जाएगी कितनी? ये हो जाएगी लगभग 0.75 by 2 की रूट, दिस इज अराउंड 0.61। 0.375 0.36 से थोड़ा सा ही ज्यादा है, 0.61 के आसपास आ जाएगी। तो इसी को देख लीजिए, तो 1.85 डी बाय 0.61 इंटू 2, लगभग 1.52 डी बाय। दिस वुड बी इंडिविजुअल बॉन्ड मोमेंट ऑफ ईच बॉन्ड। तो आप देख सकते हैं इट्स लाइक मैथमेटिकल, नथिंग वेरी स्पेशल, सिंपल प्लेन स्ट्रेट। चले, कंसिडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स, अच्छा, एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बाय r प्लस s। गजब, क्या है? टोटल नंबर ऑफ पोलर कंपाउंड्स p है, प्लेनार कंपाउंड्स q है, नॉन पोलर r है, और नॉन प्लेनार s। माय गॉड, आइए देखते हैं p q r s। मजेदार है, आपके पास है p q r और s। लिख लेते हैं। p क्या था? प्लेनार वाले कौन से थे? प्लेनार q और s, ये थे प्लेनार, और ये हैं नॉन प्लेनार। बहुत ही सुंदर प्रश्न है। और ये कौन से हैं? ये हैं पोलर और ये हैं नॉन पोलर। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच, इन आठों पर ये चारों सेट करके देखने हैं, 32 कॉम्बिनेशन बनेंगे। आइए 32 ही निकालते हैं और देखते हैं क्या करके किसका क्या हिसाब है। वेल, अगर आपके पास है बी आर एफ, वो पोलर है। हाँ पोलर तो है, ठीक है, या बल्कि यहां पे लिख देते हैं पोलर है, बिल्कुल है। वो प्लेनार है, लीनियर है, दो ही एटम है, लीनियर है तो प्लेनार तो होगा ही। तो फिर नॉन पोलर नॉन प्लेनार नहीं है, ठीक है, ये हो गया। ICl3, ICl3 अगर आपको याद हो टी शेप या बेंट टी या एरो शेप या एंकर शेप मॉलिक्यूल था,
sp3d हाइब्रिडाइज्ड कौन? ICl3। अगर ऐसा है तो ये आ जाएगा कैसा? वो पोलर है? जरूर है। वो प्लेनार है? वो टी शेप वी शेप कुछ भी हो, है वो सब प्लेन में ही, प्लेन के बाहर नहीं था, है वो प्लेनार ही। ICl वो तो BRF जैसे ही है, वो भी पोलर है, प्लेनार भी है, ठीक है। IF3 वो ICl3 जैसे ही है, अरे यार वो भी प्लेनर है और प्लेनार भी, पोलर भी और प्लेनार भी। ये तो बहुत आसान लग रहा है। हाँ जी, BRF3 ICl3 IF3 BRF3 ये तो सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। बिल्कुल, ये पोलर भी है और प्लेनार भी, तो आसान है। IF5 अब ये आया है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। जी हाँ, पोलर है, स्क्वायर पिरामिडल, तो स्क्वायर तो ठीक है, एक IF ऊपर है, नीचे लोन पेयर है, नेट है, तो ये पोलर, नॉन पोलर तो नहीं होगा। और ये प्लेनार है? नहीं, ये नॉन प्लेनार है। अच्छा, चलो इनका भी खाता खुला। BRF5 ये IF5 जैसे ही है, एज इट इज रिपीट हो जाएगा, ठीक है। IF7 नॉन पोलर है, शुद्ध नॉन पोलर है, क्यों? सिमेट्रिक है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, और ऑफ कोर्स नॉन प्लेनार है। और हमें निकालना था, सब आ गए। P की वैल्यू कितनी आ गई? 7, Q कितना आ गया? 5, R आ गया 1 और S आ गया 3। PQRS आ चुके हैं। P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर ऑन R प्लस S, ये मजेदार चीज निकालनी थी, आइए निकालते हैं। P स्क्वायर 7 स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर 5 स्क्वायर, लवली, बाय R 1 प्लस S 3। 7 square 49 minus 25, that is 24. So 24 by 4, oh my God, this is 6. So our correct answer is 6. Done? चलिए, so much so. अब एक बात बताइए, क्या हम डायपोल मोमेंट को एक्सपेरिमेंटली नाप सकते हैं? मॉलिक्यूल्स के डायपोल मोमेंट्स को वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंटली नाप सकते हैं, उन्होंने नापा है। और क्या उससे ज्योमेट्री गैस कर सकते हैं? लोगों ने करी है, और ऑफ कोर्स हम भी कर सकते हैं। एक चीज तो जो बिल्कुल ब्लाइंडली कर सकते हैं वो ये कि भाई अगर म्यू 0 आ गया तब तो गैसलेस वर्क बड़ा आसान हो जाता है। कैसे? अगर म्यू 0 है तो मतलब मॉलिक्यूल बिल्कुल सिमेट्रिकल है, तभी तो वो म्यू कट गए हैं। और अगर डायपोल मोमेंट नॉन जीरो है तो ऑब्वियस सी बात है, फिर तो कहीं डिससिमेट्री है, नॉन सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। जैसे CH4 CCl4 दोनों का म्यू 0 है, पर अगर क्लोरोफॉर्म है तो उसमें एक CH बॉन्ड है, Cl बॉन्ड है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो तो कैंसिल नहीं होंगे। CH विल नॉट कैंसिल विद CCl। ज्यादा अच्छा एग्जांपल होता, मैं लेता CH2Cl2, म्यू नॉन जीरो है। म्यू नॉन जीरो है तो एक बात तो साबित हो गई, ध्यान रखना, एक संभावना CH2Cl2 के लिए थी कि भाई C अगर प्लेन में होता ऐसा और HH उल्टे ClCl उल्टे तो म्यू 0 हो सकता था, म्यू 0 हो सकता था यदि ये स्क्वायर प्लेनार और चपटा होता। अरे कैसी बात कर रहे हो, ये तो sp3 है। हाँ, तो ये ऐसा हो ही नहीं सकता। बिल्कुल, sp3 का मतलब टेट्राहेड्रल होगा, CH Cl और Cl इस तरह से जैसे भी करेंगे ऐसे होगा, है ना। तो नेट HH अलग है, ClCl अलग है, ClCl एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे, HH एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे, एंड म्यू विल नॉट बी इक्वल टू 0 फॉर CH2Cl2। यस, इट वोंट बी, राइट। एक दो छोटे छोटे पॉइंट्स और, थोड़े रहस्यमय और मजेदार। अगर आपके पास है CH3F और CD3F, वैसे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एग्जांपल है, बहुत काम आता है वहां पर, लोगों को बड़ा मनोरंजन होता है इसको देखकर। तो देखिए, C के साथ F का बॉन्ड दोनों में सेम है, एक जगह थोड़ा फर्क है। क्या? एक जगह यहां है HHH, हाइड्रोजन्स हैं यहाँ पे, H H और H, और एक बार हाइड्रोजन को बदलकर ड्यूटेरियम लगा दिया है। ड्यूटेरियम थोड़ा सा हैवी ही सही, पर आइसोटोप हाइड्रोजन का लगभग हाइड्रोजन जैसा ही है। कुछ फर्क होता है? हाँ होता है। ड्यूटेरियम आप पाएंगे, अगर आप हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम में देखेंगे, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एग्जैक्टली एक जैसी है H और D की नहीं। अगर डिफरेंस देखेंगे तो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको CH में थोड़ा सा कम मिलेगा और CD में थोड़ा सा ज्यादा। ड्यूटेरियम हल्का सा इलेक्ट्रॉन्स को प्रेस कर देती है, शिफ्ट कर देती है कार्बन की तरफ एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। अच्छा, तो CD बॉन्ड्स ज्यादा पोलर हैं, हाँ जी, और इसी के चलते बहुत जरा सही सही पर CD3F का डाइपोल मोमेंट थोड़ा सा ज्यादा होगा बजाय CH3F के। ये बहुत ही
डेलिकेट आइसोटोपिक इफेक्ट है, ये भी आप नोट कर सकते हैं। और पहला है तो आपको थोड़ा ध्यान ही रखना पड़ेगा, राइट? ध्यान रखना, आइसोटोप का इफेक्ट बहुत जरा सा होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता। बहुत ही मशहूर केस एक बार जेई में भी आया है। कौन सा? मेरे पास है डाइक्लोरोबेंजीन, ऑर्थो मेटा पैरा 3 है और मुझे कंपेयर करना है कि उनका डाइपोल मोमेंट कैसा है। कर सकता हूं, बिल्कुल। आप ये देखें, अगर ऑर्थो हैं तो यहां इस तरह से लगे हुए हैं। अगर बॉन्ड एंगल देखेंगे तो एक दूसरे का एंगल जो है, इनके बीच का एंगल है 60 डिग्रीज। अगर ये है 60 तो इसका मतलब ओवरऑल म्यू जो यहां से आएगा, अगर ये था म्यू 1, ये था म्यू 1, तो 2 म्यू 1 cos ऑफ 30 डिग्रीज हो जाएगा। ये cos 30 इज √3/2, तो दिस इज म्यू 1 √3। एक तरह से इनका वेक्टर समझ जाएगा म्यू 1 इंटू √3। ठीक है। और वहीं पर अगर यहां पर इंडिविजुअल बॉन्ड मोमेंट है म्यू 1 और यहां पर भी है म्यू 1, तो बीच का जो एंगल है वो कैसा है? वो है ये 60 डिग्रीज और ये भी 60 डिग्रीज, तो है 2 म्यू 1 cos ऑफ 60 डिग्रीज। ये है 2 टाइम्स म्यू 1 cos ऑफ 60 डिग्रीज। अच्छी बात है। ये कितना हो गया? cos 60 इज हाफ, तो दिस इज सिंपली म्यू 1। तो ये है म्यू 1 √3 और ये है म्यू 1। और ये तो बहुत ही मजेदार है। ये है म्यू 1 और उल्टा है म्यू 1। एक तराजा एक तिरानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। तो म्यू 1 इज 0 या ओवरऑल म्यू इज 0। एक का ओवरऑल म्यू 0 है, एक का है म्यू 1 और एक का है म्यू 1 √3। ऑर्डर क्या है? ऑब्वियस सी बात है, ऑर्थो ज्यादा है मेटा से और मेटा ज्यादा है पैरा से। ये कैसे पता लगाया आपने? वेक्टर सम से सिंपली ऐड कर लिया और पता लगा लिया। ठीक, चलिए। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में कई बार ये चर्चा आती है, जैसे सिस या ट्रांस मॉलिक्यूल्स हैं। अच्छा, डाइक्लोरो ब्यूटीन है, 1,2 डाइक्लोरो ब्यूटीन, इस तरह से एक सिस है और ये ट्रांस, ऐसा। वेक्टर सम निकालिए। प्लीज नोट, एक ये इस दिशा में है, हाँ, और ये इस दिशा में है, बिल्कुल। हो सकता है आप कहें कि इसको यहाँ एक्सटेंड करेंगे, यहाँ एक्सटेंड करेंगे तो ये फर्क है। इट डजंट मैटर। नेट वेक्टर सम इधर उधर का लीनियरली आप डिस्प्लेस भी कर सकते हैं उनको से। अगर पैरेलल रखते हैं तो नेट म्यू कितना जाएगा? 0। अगर 0 आ गया ट्रांस में, बढ़िया है। और ये नॉन पोलर है, ओवरऑल मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, भले ही बॉन्ड्स पोलर हों। और अगर सिस है तो सिस में आप देखें वेक्टर सम इस तरफ आ गया। क्यों? इधर और इधर एक कंपोनेंट कट जाएंगे पर ये जुड़ जाएगा और नेट मॉलिक्यूल पोलर हो जाएगा। इसके चलते सिस का चूंकि म्यू है और ट्रांस का 0 है, प्रॉपर्टीज में अंतर भी आ जाता है दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे, अभी बस सुन लीजिए। ऐसा है, दो ये देख सकते हैं अलग अलग मॉलिक्यूल है बस। तो क्या डाइपोल मोमेंट का कोई असर पड़ता है? हाँ, हमने अभी भी कहा था डाइपोल मोमेंट ज्यादा है तो इसका मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगे। और यदि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हैं तो एक सीधा सा असर है, मॉलिक्यूल करीब रहेंगे, दूर नहीं जाएंगे, गैस मजे से नहीं बनेंगे, बॉइलिंग पॉइंट्स बढ़ जाएंगे। बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होंगे, सॉलिड्स हैं तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होने चाहिए। वेपर प्रेशर की बात करें तो वेपर स्टेट में जाने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, तो वेपर प्रेशर घट जाएगा अगर डाइपोल मोमेंट्स ज्यादा होंगे। सरफेस टेंशन की बात कर सकते हैं, मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन ज्यादा होता है तो सरफेस टेंशन ज्यादा होता है, विस्कोसिटी ज्यादा होती है। अरे ये सब तो फिजिक्स की बड़ी रहस्यमय प्रॉपर्टीज हैं। हाँ, तो जब आएंगे तब सुन लीजिएगा, हमें केमिस्ट्री में इतनी जरूरत नहीं है इनकी। ये तो सिर्फ मैंने आपको बता दिया कि संभव है इनको देख पाना। किसकी मदद से? अगर आपको डाइपोल मोमेंट का आइडिया है। तो आपने जो पापड़ अब तक बेले हैं उनका बड़ा स्वाद है। कैसे? आइए वो स्वाद चखते हैं। जैसे अगर सिस 1,2 डाइक्लोरोब्यूटीन थी और ट्रांस, जैसे अभी अभी देखा था हमने यहां पर, कोई पूछता है बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, तो हम कहेंगे भाई दोनों आइसोमर हैं, मॉलिक्यूलर मास तो एक जैसा है। और बॉइलिंग पॉइंट वजन पर बड़ा डिपेंड करता है, जो भारी है वो मुश्किल से उड़ता है, पर इनका तो मोलर मास सेम है, सब कुछ सेम है। डाइपोल मोमेंट्स का फर्क है, एक का 0 है, एक का नॉन जीरो। जिसका नॉन जीरो है उसमें अट्रैक्शन ज्यादा होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। तो सिस 1,2 डाइक्लोरोब्यूटीन will have a greater boiling point as compared to trans। आसान है? ऑफ कोर्स आसान है। ठीक है।
डायपोल मोमेंट के चलते एक और चीज नापने का रिवाज है। क्या? परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। ये क्या चीज है? हमने कहा था ना, कोई भी चीज प्योरली कोवलेंट नहीं होती, कोई चीज प्योरली आयनिक नहीं होती। लोगों को एक सनक चढ़ी कि भाई आयनिक तो है, कितना आयनिक कैरेक्टर है, क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। कैसे? लोगों ने कहा साहब डायपोल मोमेंट की मदद से कर लेंगे। अच्छा, कैसे? वेल, वैसे तो आप देखिए उसका एक सस्ता सा फॉर्मूला है, आप उसमें रटा रटाया फॉर्मूला रख दें और कैलकुलेट कर दें, आप ये कर सकते हैं, है ना? अदरवाइज एक हैनी स्मिथ इक्वेशन है, कौन सी? परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर 16 इंटू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्लस 3.5 इंटू डिफरेंस का स्क्वायर। ये सब टाइम पास है। तो बता क्यों रहे हो? एक्चुअली ये जेई कोचिंग्स के सेगमेंट में प्रचलित बहुत हैं। तो हम आपको नहीं बताएंगे, ये कूड़ा है, साफ सुन लीजिए, किसी काम नहीं आता। आज तक जेई के 50 साल के इतिहास में न पूछा गया और न कभी पूछा जाएगा। अगर हम आपको न बताएं तो पड़ोसियों को कहीं ना कहीं से आप सुन लेंगे, फिर आप कहेंगे अरे यार अमृत तो वहीं बट रहा था, हाय अमृत हम पर न गिरा, हाय हम वहां जाएं कुछ नया सीखें, और आप हम जो काम की बात आपको सिखा रहे हैं उस पर से भी आपका विश्वास उठ जाएगा। तो इसलिए आपका विश्वास बना रहे, इसलिए थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा कूड़ा भी है तो आपको बता देते हैं। कूड़ा मतलब हनी स्मिथ को मेरा नमस्कार है, उनकी आत्माएं शांत रहे मेरे ऊपर। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ जेई के हिसाब से ये काम का नहीं है, मनोरंजन के हिसाब से बढ़िया है, क्योंकि ये मनोरंजन अथाह रूप से प्रचलित है। इसलिए एक बार ये सूचना में हमने आपको दे दिया। क्या है ये एक रटा हुआ फॉर्मूला है। कैसे काम करता है? उन्होंने कहा भाई किसी भी चीज का आपको परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालना है, कोई बॉन्ड है ए बी उसका निकालना है, तो ए और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लीजिए, उनका डिफरेंस निकालिए और उस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपको एक रिजल्ट मिलेगा, उसको हम घोषित कर देंगे परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर है। इतना ही है। वाह, ये कितनी बार आया है? ये आज तक कभी नहीं आया। कितनी बार आएगा? ये कभी नहीं आएगा। तो क्यों है? मैं नहीं जानता क्यों है, पर आपको तसल्ली हो जाए इसलिए बता दिया बस, है ना? हम भूल जाए तो भूल जाइए। कई बार क्या होता है, कोई चीज आपको बता दें, आपके कब्जे में आ गई, आपने कहा हाँ मेरे कब्जे में तो है, अब ये काम की नहीं है तो अब छोड़ देता हूँ। पर अगर मैं ये न बताता और बोलता ये काम का नहीं है, तो आप कहते हैं अच्छा सर ने बोला है तो ये जरूर कुछ रहस्यमय है, और हम खोजते हैं आपका वो वक्त बचाने के लिए, सिर्फ विश्वास कायम रखने के लिए और आपका टाइम और मेंटल पीस के लिए मैंने ये बता दिया है, और कोई कारण नहीं है। ठीक है? तो आइए, परसेंटेज यानी कैरेक्टर कैसे निकालते हैं? ये कॉमन सेंस से निकाला जा सकता है, पर कॉमन सेंस चूंकि एक खतरनाक सेंस है, एक फॉर्मूला भी था वो तो जल्दी जल्दी आपने कर दिया, वो डिराइव कर दूंगा, वो फॉर्मूला भी वो डिराइव कर दूंगा और वैसे भी निकाल दूंगा, और ये सब ना होता, आप जय एस्पिरेंट है, कम ऑन, तो आप भी कॉमन सेंस से निकाल सकते थे। मेरा काम सिर्फ आपको फॉर्मूले सस्ती तरह से हटाना नहीं है, आपको सोचने समझने के लिए मजबूर करना है। आप सोचें, लॉजिकली सोचकर खुद आप ऐसे फॉर्मूले डिराइव कर लें, उस पॉइंट पर लाकर अगर मैं आपको खड़ा कर देता हूं तो मैं कह सकता हूं ठीक पढ़ाया, राइट? वो कोशिश कर रहा हूं। आइए पूरे उत्साह के साथ मेरे साथ जुटिए, खुद लॉजिकली सोचना सीखिए, न कि मेरी बैसाखियों पर चलने की आदत डालिए। साथ साथ डिराइव करते हैं, खुद रटा नहीं है, डिराइव करते हैं परसेंटेज यानी कैरेक्टर, जो लॉजिकली आप कर सकते हैं। कैसे? एक प्रश्न है, फॉर एक्सियल मॉलिक्यूल एक्सपेरिमेंटल म्यू, एक्सपेरिमेंटल जो सचमुच में है, जो सत्य है, वो है 1.03 डी बाय, बॉन्ड लेंथ है इतनी, और बोला है परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालिए। ठीक है, अब ये क्या चीज है, क्या हो गया? आप इसको ऐसे देखिए, H और Cl कोवलेंट है, हाँ, हल्का हल्का प्लस और हल्का हल्का माइनस है, जी हाँ। अच्छा, ये 100% आयनिक होता तो क्या होता? अगर ये 100% आयनिक होता तो H और Cl पर चार्ज कितना आ जाता? एक पर चार्ज आता प्लस E और एक पर आता माइनस E, +1 और -1 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज आता है। तो अगर चार्ज प्लस ई और माइनस ई होते तो ये है 100% आयनिक कैरेक्टर, और अगर चार्ज है प्लस क्यू और माइनस क्यू, तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकाल सकते थे कैसे? अगर हमारे पास क्यू आ जाता तो मैं कहता फिलहाल तो चार्ज है क्यू, मैक्सिमम हो सकता था ई इंटू 100। क्या किया आपने? चार्ज अगर फिलहाल है Q एंड Q में भी स्मॉल डेल्टा प्लस है ना, तो जो डेल्टा प्लस इतना है, जैसे मान लो अगर 0.5 ई प्लस और माइनस 0.5 ई चार्ज आया था, तो पूरा ट्रांसफर होता तो प्लस ई और माइनस ई है,
फिलहाल कितना है 0.5e और -0.5e, तो बोल देता 50% आयनिक है। तो कितने परसेंट आयनिक है? अरे भैया जितना परसेंट चार्ज आ गया है प्लस या माइनस, उतने परसेंट आयनिक है। मैक्सिमम कितना आ सकता है? E। फिलहाल कितना आ रहा है? अगर आ रहा है Q, नापेंगे उसे, अगर आ रहा है Q तो Q अपॉन E इंटू 100 दे देगा परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। इट्स लॉजिकल, बहुत गंदा नहीं है। एक बार मेरे साथ देखिए, एक बार फिर से देखेंगे, अगर अभी फील नहीं है तो तब आ जाएंगे। तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर है Q बाई E इंटू 100। ठीक है, अब ये आप इसको ऐसे भी देख सकते थे, इसको अगर मैं बॉन्ड डिस्टेंस D से मल्टीप्लाई करूं तो Q इंटू डी बाई E इंटू डी। तो Q इंटू डी क्या आ गया? Q है जो सचमुच में चार्जेस हैं प्लस माइनस, और D है जो डिस्टेंस है। अच्छा, हम अज्यूम करते हैं डिस्टेंस सेम रह रहा है, तो अगर डिस्टेंस इतना ही है Q इंटू डी जो सचमुच में है, तो ये तो है म्यू एक्चुअल या म्यू एक्सपेरिमेंटल जो सचमुच में है, डिवाइडेड बाय E इंटू डी। ये क्या है? लोग कई बार इसको कह देते हैं ये वो है जो एक्सपेक्टेड था, अगर 100% आयनिक होता तो म्यू इतना होना चाहिए था, इंटू 100। तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालना है तो ये कितना आ जाएगा? म्यू एक्चुअल, एक्चुअल है 1.03 डी बाय, डिवाइडेड बाय बॉन्ड लेंथ कितनी है? वो है 1.275 एंगस्ट्रॉम यूनिट, और E होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलॉम्स। अरे बाबा, इंटू 100। हाँ जी, और ये कितना आ गया? ये आ गया 1.03, 1 डी बाय है 10/3 इंटू 10⁻30 कूलॉम मीटर, अगर आपको याद हो, डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 1.275 इंटू 10⁻29 कूलॉम मीटर, ये आ रहा है इंटू 100। यूनिट्स तो हमने ठीक सब्स्टिट्यूट करी हैं, अब बच गया है कैलकुलेशन। आइए करते हैं जी जान से। 1.03 इन ये और ये कट गए, अपॉन 3 इंटू 1.6 इंटू 1.275 इंटू 100, जो भी है इतना आ जाएगा, इतने परसेंट आयनिक कैरेक्टर है। कैसे निकालेंगे? करते हैं जी, है ना। 1.275 वैसे 10/8 होता है 1.25, तो 1.275 करीब ही है। अच्छा, और अगर इसको क्योंकि गंदी सी कैलकुलेशन लग रही है, अगर 1.275 को 1.25 मान लो, थोड़ा सा घटाया है, हाँ, इसको भी घटा देता हूँ, 1 कर देता हूँ, इसको 10/8 कर लेता हूँ, रफ आएगा आंसर लेकिन विल बी क्लोज। 0.2 इंटू 10 2, तो 1/6 इंटू 100, लगभग 16.67% के आसपास आ रहा है। इट इज क्लोज, हो सकता है 15 से 17-18% की रेंज में कुछ आ जाएगा, राइट। दिस इज परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर ऑफ HCl एज पर द गिवन डेटा। फॉर्मूला डिराइव करने की बात कर रहे थे आप, आइए एक बार आपको फॉर्मूला दिखा भी देते हैं। ये क्या है? म्यू ऑब्जर्व्ड बाय म्यू थ्योरेटिकल। म्यू थ्योरेटिकल क्या है? अगर हम मान ले कि कंपाउंड 100% आयनिक है, डिस्टेंस सेम है, तो E इंटू डी, ई क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, +1 -1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ गया, तो E इज 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्स इंटू जो डिस्टेंस है D, उसको मल्टीप्लाई करें तो आपको मिल जाएगा ये सो कॉल्ड म्यू थ्योरेटिकल। और एक्सपेरिमेंटल तो आपको नाप के ही पता लगेगा, ये आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। इसको रखेंगे, और ये कहां से आया? वहीं से आया जो हमने कहा था कि परसेंटेज आयनिक करंट जितना चार्ज है डिवाइडेड बाय मैक्सिमम जितना हो सकता है इंटू 100, वो था परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। और चार्ज को डिस्टेंस ऊपर नीचे सेम डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिया और म्यू में कन्वर्ट कर दिया, इस तरह से लिख देते हैं। ठीक, चलिए, सो मच सो फॉर डायपोल मोमेंट्स। एक आध क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर पोलर? बिल्कुल सिमेट्रिक होगा तो कटेगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है ये, NO2, तो NOO अनपेड इलेक्ट्रॉन, क्या एंगल पर है? हाँ जी। ज्योमेट्री कैसी है? एंगुलर है, बेंट है। क्या पोलर होगा? हाँ, ये पोलर होगा, डायपोल मोमेंट कैंसिल नहीं होंगे। डायबोरेन बड़ा रहस्यमय स्ट्रक्चर था, आपने देखा था, जो भी था, ब्रिजिंग बॉन्ड्स थे, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स थे, परफेक्टली सिमेट्रिक स्ट्रक्चर था। म्यू कट जाएगा, जरूर कट जाएगा, तो क्या ये पोलर है? नहीं, ये बिल्कुल पोलर नहीं है।
PF3Cl2 बहुत मजेदार मॉलिक्यूल है। PF3 आपको याद होगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इज नॉट अ सिमेट्रिक ज्योमेट्री परफेक्टली। एक्सियल लोकेशन पे प्रेफरेबली वो आते हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो फ्लोरीन एक्सियल पर आएगी और यहां एक जो बचेगी वो इक्वेटोरियल पर भी आ जाएगी। तरह की, तो अगर आपके पास PF2Cl3 होता तो इसका तो म्यू जीरो हो जाता, पर यहाँ ClCl और यहाँ F ये फंस जाएगा, इसका म्यू जीरो नहीं होगा, वो पोलर है, होगा। और बेंजीन बिल्कुल सिमेट्रिक है, वो पोलर नहीं होगी। तो करेक्ट आंसर सा ए एंड सी। बेहतरीन क्वेश्चन था। करेक्ट आंसर सा ए एंड सी। कई सारे कंसेप्ट्स अपने आप में समाये हुए था, ये आपके सामने। गौरव है, two compounds PX2Y3 and PX3Y2 where P is phosphorus atom, X and Y are monovalent atoms। शायद जो बात कर रहे थे वही है। If all the X atoms are replaced by Z atoms, ठीक है, and the electronegativity order is XYZ, then incorrect statements is R। Oh my God। आइए देखते हैं, एक बार क्वेश्चन को देख लिया है, ऑप्शंस देखते हैं, फिर एक बार क्वेश्चन पर लौट आएंगे। नाउ आपके पास है PX2Y3 और एक है PX3Y2, यही है ना? हाँ जी। और X इज रिप्लेस्ड बाय Z, ये बन रहा है PZ2Y3 और ये बन रहा है PZ3Y2। फाइन। तमाशा मनोरंजक है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है X, उससे कम है Y, उससे कम है Z। तो आप देखिए, मोस्ट अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव X था तो PXX यहां था और YYY यहां था, इसका म्यू जीरो था। और जब ये बनाएगा तो P में अब चूंकि Z कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो Z साइड में आ जाएगा और YYY हाई यहां आ जाएगा और ZZ यहां आ जाएंगे। तो क्या अब इसका म्यू जीरो रहेगा? नहीं, अब इसका म्यू जीरो नहीं रहेगा। तो डाइपोल मोमेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम PX2Y3 इज नॉन जीरो, ये सही है। पहले जीरो था, अब चूंकि लोकेशंस पलट जाएंगी, अब नॉन जीरो हो जाएगा। Then dipole moment of product obtained from PX2Y3 is zero। नहीं, तो A सही है तो B नहीं होगा। X3Y2 में क्या होगा? उल्टा ही होना है। तो आप देखें PZ3Y2, तो P में Y मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो YY यहां जाएगा और ZZZ यहां आ जाएंगे, बिल्कुल सिमेट्रिक है। तो क्या डाइपोल मोमेंट जीरो होगा? जी हाँ, ये जीरो हो जाएगा। PX3Y2 से प्रोडक्ट का डाइपोल मोमेंट जीरो है और नॉन जीरो नहीं होगा। करेक्ट आंसर्स आर अगेन A एंड C। एक और क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर बिटवीन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। NH3 ग्रेटर देन NF3 फॉर बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल्स हम पढ़ चुके हैं, हाँ ठीक है। क्यों? फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव थी, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बाहर होता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर घसीट लेता है, रिपल्शन कम हो जाता है, लोन पेयर चिपका देता है, बॉन्ड एंगल थोड़ा सा कम हो जाएगा NF3 का बजाय NH3 के। NH3 मोर देन NF3 फॉर डाइपोल मोमेंट, ये तो अभी देखा ही था। हाँ, NH3 more than NF3 for percentage S character of lone pair। अच्छा, ये कैसे देखेंगे? मजेदार भी देखते हैं। और NH3 more than NF3 for reactivity towards Lewis acid। प्लीज नोट, NH3 और NF3, इसमें डेल्टा माइनस है, इसमें डेल्टा प्लस चार्ज है। जिसका माइनस चार्ज है वो मजे से लोन पेयर डोनेट कर देगा, इसका प्लस चार्ज है वो दूसरों को लोन पे क्या डोनेट करेगा, वो तो खुद ही कंगाल हो रहा है। तो आप पाएंगे अमोनिया लुइस एसिड है जो लोन पे एक्सेप्ट कर लेते हैं, इसका मतलब इनको लोन पे देना होगा। क्या अमोनिया ज्यादा मजे से लोन पे दे देगी? हाँ, क्योंकि उसमें माइनस चार्ज है लोन पे वाले एटम एन पर, और फ्लोरीन पर डेल्टा प्लस चार्ज है, खुद पर ही प्लस है, तो अपने लालच के कारण दूसरों को अपना लोन पे नहीं दे पाएगा। ये भी सही है। एस कैरेक्टर कैसे देखेंगे? इसको आप बॉन्ड एंगल से देख सकते हैं। अच्छा, कैसे? आप ये देखिए, जैसे जैसे परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ता है, बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है। अच्छा, sp sp2 sp3 में देख, sp 50% s है, लीनियर। sp2 33% s है, तो बॉन्ड एस कैरेक्टर घटा, बॉन्ड एंगल घट गया 120 डिग्री। sp3 एस कैरेक्टर खाली 25% बचा, तो बॉन्ड एंगल भी घट गया 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, तो आप ये देखें कि N और यहां पर है H, H और H,
नाइट्रोजन का वैसे तो हाइब्रिडाइजेशन है sp3, हाँ जी, तो चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को मिला दें तो sp3 है। पर क्या आप देख सकते हैं कि चारों अगर हूबहू एक जैसे होते तो sp3 चारों प्योर हो जाते, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो बॉन्ड एंगल है, अगर ये प्योर 109 डिग्री 28 मिनट होता, अगर ये प्योरली 109 डिग्री 28 मिनट होता, बहुत अच्छी बात बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए, अगर ये बॉन्ड एंगल प्योरली 109 डिग्री 28 मिनट होता, तो हम कह देते कि 1 2 3 4 बच्चों बनो होशियार, ये सब प्योर sp3 है। लेकिन आपको पता होगा बॉन्ड एंगल लोन पेयर पिचका देता है, ये बॉन्ड एंगल 160 डिग्री के आसपास आ जाता है, थोड़ा कम हो जाता है। इसका मतलब जो n के ऑर्बिटल हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, n के जो ऑर्बिटल हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात बोलो, ध्यान से सुनो, इसका मतलब चूंकि उनका बॉन्ड एंगल कम हो गया है, इसका मतलब उनमें परसेंटेज s कैरेक्टर थोड़ा सा कम हो गया। क्यों s कैरेक्टर कम हुआ? तो बॉन्ड एंगल कम हो गया। पर एवरेज तो नाइट्रोजन sp3 ही है, हाँ जी। तो अगर ये बॉन्डेड पेयर में s कैरेक्टर थोड़ा सा कम हो गया है, तो लोन पेयर में s कैरेक्टर थोड़ा सा बढ़ गया है, ताकि एवरेज sp3 ही आए, हाँ जी, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन तो पता है sp3 है। तो ये तो नई बात बोल दी आपने, हाँ, कि अगर सेंट्रल एटम के अराउंड सारे बॉन्ड्स हूबहू एक जैसे थे, तो सबका परसेंटेज एस कैरेक्टर पी कैरेक्टर आ सकता था एक जैसे, आप मान लो। लेकिन अगर वो बॉन्ड्स अलग हैं, कोई एफ से बॉन्ड बना रहा है, कोई सीएल से, कहीं लोन पेयर है, तो सब अलग अलग हैं। अगर अलग अलग हैं, तो ये भी हो सकता है कि एवरेज भले ही sp3 हो, लेकिन कहीं कहीं एस कैरेक्टर थोड़ा कम हो जाए, तो बचे में बढ़ जाएगा। जैसे अगर बॉन्ड एंगल कम हो गया, एस कैरेक्टर कम हो गया, तो बॉन्डेड वालों में एस कैरेक्टर कम हो गया, तो लोन पेयर में एस कैरेक्टर बढ़ जाए। अच्छा, तो परसेंटेज एस कैरेक्टर ऑफ लोन पेयर, जैसे जैसे बॉन्ड एंगल कम होगा, परसेंटेज एस कैरेक्टर ऑफ लोन पेयर बढ़ जाएगा। NF3 में बॉन्ड एंगल कम था, हाँ जी, तो इसका मतलब NF बॉन्ड में एस कैरेक्टर कम था, तो उसके लोन पेयर में एस कैरेक्टर ज्यादा था। तो इसके तो परसेंटेज एस कैरेक्टर NF के लोन पेयर में ज्यादा होगा, NH3 के लोन पेयर में कम होगा। ये तो उल्टा भी रखा है, तो ये ऑप्शन सही नहीं। तो कंसेप्ट बड़ा अच्छा था, देखने लायक था, इसलिए हमने कहा एक बार अच्छे से बताते हैं, राइट। दिस वाज द क्वेश्चन। आज की मुलाकात बहुत सारी बातों के साथ बस अब यहां रोकते हैं। आज हमने बड़े विस्तार से डाइपोल मोमेंट को देखा है। अगली बार बातें होंगी उल्टे की। अभी तक हमने कहा था आयनिक में, सॉरी, कोवलेंट में आयनिक कैरेक्टर आ जाए तो कैसे देखेंगे? डाइपोल मोमेंट से देखेंगे। पर अगर आयनिक में कोवलेंट कैरेक्टर आएगा तो कैसे देखेंगे? फैंस रूल्स की बात करेंगे अगली बार। नमस्कार।